पहली बार उप मुख्यमंत्री मेरे साथी मेरे बड़े भाई मुकेश अग्निहोत्री जी, पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, हमारे चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू जी, उन्ना के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी विवेक शर्मा जी, हमारे रंजीत राणा जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, राम आसरा शर्मा जी जो प्रेसिडेंट बैर के अध्यक्ष है, हमारे वीरेंद्र धर्मानी जी जो पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, एनएसआई के वो स्टेट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हमारे विवेक मिक्का जी, विजय डोगरा जी, अरुण पटियाल जी, देश राज गौतम जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, धर्मेंद्र पटियाल जी, कर्नल धर्मेंद्र पटियाल जी हमारे सेक्रेटरी है, परवीन दुआ जी, रविंदर फौजी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, ज्ञानचंद शर्मा जी एक्स प्रेसिडेंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, केसी शर्मा जी, राघव ठाकुर डीवाईसी प्रेसिडेंट, मेहर सिंह चौधरी एक्स जिला परिषद, महेंद्र सिंह वाइस प्रेसिडेंट डीसीसी, लेखराज भारती जी कन्वीनर एससी डिपार्टमेंट एचपीसीसी, उर्मिल शर्मा जी जो कि प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की, मनीष बैंस जी, दौलत राम जी, तरसेम लाल सोहता जी, मीना शर्मा जी, सुमित जी, सब लोग हमारे दूरदराज क्षेत्र से आए क्रैक के प्रमुख जनता, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 35 साल कांग्रेस की राजनीति में रहकर छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक आपकी तरह परिवार का कोई लड़का, एक किसान का बेटा, एक कर्मचारी का बेटा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और जब मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, हम दो लोगों ने शपथ ग्रहण की। हिमाचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। मुकेश अग्निहोत्री जी मुख्यमंत्री बने और मैं मुख्यमंत्री बना। हम दोनों ने साथ मिलकर हिमाचल में आम लोगों तक पहुंच बचाने के लिए योजना बनानी स्टार्ट की। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रिवाज होता है कि सचिवालय में जाते हैं, सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर मैं 35 साल तक 17 साल की उम्र से आज मैं 60 साल की उम्र तक पहुंचा हूं, सिर्फ एक सोच के साथ पहुंचा कि हमेशा मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आम आदमी की आवाज बनूं, गरीब आदमी की आवाज बनूं, किसान की आवाज। और मेरा क्या दायित्व था, मैंने उसको रेखांकित किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैं समाज के उन लोगों के पास पहुंचा जिनकी कोई आवाज नहीं थी। मैं उस बालिका आश्रम में गया जहां बेटियां अपनी माता को खो चुकी थी, अपने पिता को खो चुकी थी। उनका मैंने भाव देखा, उनके रहन सहन का तरीका देखा। वो मेरे पास कोई सिफारिश लेके नहीं आई थी। मैं गया और आने के बाद जब मैंने बैठक की, मैंने कहा कि जो बेटियां और जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, जो अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, उनको हिमाचल सरकार को सहारा देना चाहिए। और अक्टूबर में हमने उनके लिए एक योजना लाई। हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया कि जो बच्चा पैदा होते हुए अगर अनाथ हो जाता है
या बीच में किसी दुर्घटना में उसके माता पिता के देहांत हो जाता है तो उसका सारा खर्चा 27 साल की उम्र तक सरकार उठाएगी। और हमने योजना लाई, उन अनाथ बच्चों को आय की सीमा नहीं रखी। वो अनाथ आश्रम में रहता है या अपने चाचा जी के पास रहता है, अपने गांव में किसी रिश्तेदार के पास रहता है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी, उसके हॉस्टल का खर्चा सरकार उठाएगी, उसके कपड़ों का खर्चा सरकार उठाएगी और हर महीने पॉकेट मनी 4000 रुपया सरकार देगी। जब कोई योजना सोच के साथ धरातल पर मिलती है और उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है, उससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होती। उस योजना से आज 4000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, मैं 15 महीने की सरकार के कार्यकाल की आपको योजनाएं बता रहा हूं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी दोनों बैठे हुए थे। हमारे पास अधिकारी आए और अधिकारियों ने लेखा जोखा रखा कि आज प्रदेश की इतनी बुरी आर्थिक स्थिति है कि अगले महीने का जो खर्चा है सरकारी कर्मचारियों को पे देने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने मुकेश जी की तरफ देखा, मुकेश जी ने मेरी तरफ देखा और हमने कहा हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आई है, हमें इस आर्थिक चुनौती से निपटना है। मैं और मुकेश जी 1 महीना रात दिन बैठकर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, ये सोच रहे थे कि जो हमने वादे किए वो कैसे पूरे करने, और हमने तरीका निकाला। पहली कैबिनेट हुई, हमने वादा किया था सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कि पहली ही कैबिनेट में आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से निभाया। और यही नहीं, ऐसा ही राजस्थान सरकार ने भी किया जहां हमारी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसे ही वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया। हमारी सरकार ने कहा, हम पर भी केंद्र से दबाव डाला। मैंने कहा कि हम केंद्र के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हमने कहा, मैं एक कर्मचारी का बेटा हूं, मेरी मां भी आज 80 साल की उम्र पार कर चुकी है, उसको मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने जो समय सरकार में काम किया है उसके आधार पर उनको पेंशन मिलती है। जब कभी मैं जाता हूँ अपनी अंदरली जेब से कुछ 500 रुपया निकाल कर आज भी मुझे देती है, कहती है ये मेरी स्वाभिमान है कि मेरे आपके पिता ने मेरे लिए पेंशन छोड़ी है। उस दबाव के बाद भी हमने उन सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो भाई का ऐसा मंजर था, हर जगह हर जिला में तराई थी। पूरे जिला हेडक्वार्टर से मेरे पास रोज खबरें आती थी, आज इतने लोगों के मकान बह गए, आज इतनी पानी की योजनाएं बह गई, हर जगह सड़कें तबाह हो गई, इतने लोगों की मृत्यु होगी। जुलाई का महीना था, कुल्लू में भयंकर तबाही आई। मैं और उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी कुल्लू में 3 दिन तक डेरा जमाए रखे। 75,000 पूरे देश के पर्यटक उस तराई में फंसे हुए थे, उनकी 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। कुल्लू में पानी की योजना 48 घंटे से नहीं चल रही थी, बिजली नहीं थी। हर जगह कुल्लू निवासी हाथ पर हाथ पिसार कर सरकार की तरफ देख रहे थे। हम लोग सड़कों में उतरे, हमने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं की, उप मुख्यमंत्री जी भी सड़कों में उतरे और जो राहत उन लोगों को पहुंचानी चाहिए थी, हमारे जो पर्यटक आए हुए थे उन लोगों को हमने राहत पहुंचाई। पूरे देश में
हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना हुई, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सराहना की, नीति आयोग ने सराहना की और शांता कुमार जी ने भी हमारी सराहना की। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई अराजकता का माहौल पैदा नहीं किया। उसके बाद उसके बाद हर जगह में गया, हर जगह में गया, हर जगह मुझे जाने का मौका मिला। जिसका घर गुजर जाता है, आप जानते हैं उसके दिल पर क्या बीतती है। हर जगह जाकर परिवार के लोग मेरे साथ गले मिलकर लेट रोते थे, माताएं रोती थी, बहनें रोती थी। बड़ी मुश्किल से एक पाई जोड़कर हमने अपना पक्का घर बनाया। एक रात पहले हम परिवार के साथ मिलकर यहाँ खाना खा रहे थे। कभी कल्पना में नहीं की थी कि रात को इतनी तेज बारिश आएगी। सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे, एक पीने का गिलास भी उस बाढ़ में, उस तबाही में तबाह हो गया। वो कहने लगे कि अब हमारा को कौन बचाएगा। मैं सुबह जाता था, शाम को आता था, रात के 12 बजे तक मंत्रिमंडल के साथ मुकेश जी हम चर्चा करते थे। नियम बताए जाते थे। आप भी पता होगा, जो पंचायत प्रधान है या जो पंचायतों के प्रतिनिधि है, कि घर बनाने के लिए भारत सरकार भी, चाहे पीएम आवास योजना है, 1,30,000 और 1,50,000 रुपया देती है। मैंने उस समय पूछा कि 1,50,000 में घर कैसे बनेगा, क्योंकि हम भी उन्हीं परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा घर तो नहीं बनेगा, पर हम तो यही राहत दे सकते हैं। और ये राहत देते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि हम अब नियम ऐसे है, कानून ऐसे है। हमने कहा ये आम व्यक्ति आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, आम परिवार के घर 22,000 लोग, 22,000 परिवार बर्बाद हो गए हैं। इन घरों को बसाने का दायित्व हमारी सरकार के है। मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिए, और भारत सरकार ने हमें उस आपदा में एक भी पैसे की राहत नहीं दी, एक भी पैसे की राहत नहीं दी। और मैंने 1.5 लाख से बढ़ाकर वो राहत राशि 7 लाख रुपया कर दी। जिसकी पशु भी गया, उसकी पशुशाला को भी हमने 55,000 रुपए दिए। हर एक परिवार को बसाने का कार्य हम दिन रात करते रहे। कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी आपदा आएगी। मैं भारत सरकार के पास गया, भारत सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला। मैंने गुहार लगाई, जिस तरह गुजरात में मदद दी जाती है, जिस तरह उत्तराखंड में मदद दी जाती है, आप हिमाचल प्रदेश को भी मदद कीजिए। मैं छोली बुलाकर उनसे मांगता रहा, लेकिन राहत के नाम पर कोई पैकेज नहीं मिला। मैंने उन सांसदों से भी पूछना चाहता हूं जो यहां से चुनकर जाते हैं, चुनने के बाद वो इतना भी हिम्मत नहीं रख सके, इतना भी हौसला नहीं रख सके कि देश के प्रधानमंत्री से मिलते, देश के गृह मंत्री से मिलते और कहते कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आन पड़ी है। कहीं भी जाओ तो भाई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई, हर घर उजड़ गया, पशुशालाएं उजड़ गई, पशु बह गए, लेकिन किसी भी सांसद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिमाचल प्रदेश के 22,000 परिवारों को आपदा से राहत दिला सके। अब लड़ते रहे अपने अपने संसाधनों से, भ्रष्टाचार पर छोड़ करके 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, जिसके कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में सीमांत विकास हुआ। हम लोग फिर उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि किसान और आम आदमी किस चीज से परेशान रहता है। मैं खुद भी परेशानी झेलता था। मैंने पाया कि जो पटवारी के पास हम तकसीम करवाने जाते हैं, कानूनों के पास डिमार्केशन करवाने जाते हैं, या हम म्यूटेशन का इंतकाल करवाने जाते हैं, इसमें भी लोगों को समस्याएं आ रही। और जब ये समस्याओं का समाधान करने की बात आई तो कानून आ रहा था। मैंने सबसे पहले राजस्व कानून में बदलाव किया।
हम लोग पटवारी के पीछे घूमते रहते थे, तहसीलदार के पीछे घूमते रहते थे। हम जानते थे कि ये समस्या हमारे आम परिवार के लोगों को हमेशा होती है, और हमने राजस्व कानून में बदलाव किया, जिसके कारण 1,00,000 म्यूटेशन और 7,000 तकसीम हुई। आज पटवारी आप लोगों को फोन करके बनाता है कि आप आइए, अपना इंतकाल करवाइए, म्यूटेशन करवाइए। हम धीरे धीरे आर्थिक चुनौती का सामना करते हुए, आपदा की चुनौती का सामना करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को 20% इन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला, और वोट डालने के बाद विधानसभा सेशन चला हुआ था। हमें नहीं पता था। बबलू जी बीमार थे, कहते मैं आ रहा हूं, मेरे को जल्दी आप कोई कुछ इंतजाम कीजिए। इन्होंने अपने पैसे से अपना हेलीकॉप्टर का किराया दिया, ये आए, वोट डाला। एकदम पता लगा कि 6 विधायक कंडा घाट क्रॉस कर गए। हमने पूछा कंडा घाट क्यों गए, हमको नहीं पता। कंडा घाट के लगे कि भागो भागो, हमको पता नहीं, अभी रिजल्ट भी निकला। 4 बजे परिणाम आया, तो 34 हमको पड़े, 34 उसको पड़े। हमें तब पता लगा कि भाई ये जो कह रहे थे, जो हमारे पोलिंग एजेंट अंदर बैठ के कह रहे थे, वो सही निकला। इन 6 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला, फिर भागे कंडा घाट। हमने सोचा पता नहीं, अब गलती मान के अगले दिन बजट पास करना है। 28 तारीख को बजट पास होना था, और उस बजट में आम लोगों से जुड़ी समस्याएं थी। मैंने कहा हम कोई वादा 5 साल के लिए पूरा करने के लिए नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमने 15 लाख की बात नहीं की है, हमने 1500 की बात की है। हम 1500 अपनी महिलाओं को देंगे। उस बजट में जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, उस बजट में 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा, उसका जो मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि सुविधा होगी, वो सारी सरकार देगी। 4% डीए की किस्त सरकार देगी। बेचारे पुलिस के कर्मी होते हैं, 210 रुपए 7 रुपए उनको मिलते थे, 8 रुपए मिलते थे डाइट मनी के। मैंने उसको बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिए। फिर मनरेगा में हमारे मजदूर लगे होते हैं,